ड्रीम एजू पॉइंट डेवलप ए पैशन फॉर लर्निंग। नमस्कार, मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका ड्रीम एजू के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपने पिछली वीडियो में जेनेटिक्स टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें अपने जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स के अंदर किन चीज़ों का अपने अध्ययन करते हैं और मेंडल के बारे में अध्ययन किया था। अब आगे अपने देखते हैं जेनेटिक्स के अंदर सेकंड वीडियो के अंदर अपने देखते हैं अनुवांशिक शब्दावली कि अनुवांशिक शब्दावली के अंदर कहने का मतलब ये है, अपने ये कह सकते हैं कि जेनेटिक्स के अंदर बार बार किन वर्ड्स का अपने यूज करेंगे। अनुवांशिक शब्दावली तो अनुवांशिक शब्दावली के अंदर जो पहली डेफिनेशन जो है वो अपने बात करते हैं जीन की। जैसे मैंने बताया था आपको, जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति भी किससे हुई है? जीन शब्द से हुई है। तो अपने बात करते हैं कि जीन क्या है। तो पहले महत्वपूर्ण बात करें कि जीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो सन 1909 के अंदर, क्योंकि 1905 में जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया गया था और 1909 के अंदर किसका किया था? जीन शब्द का। सन 1909 में किसने किया था? तो वो वैज्ञानिक था जॉनसन। तो पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1909 के अंदर किसने किया था? जॉनसन ने। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जॉनसन ने जीन को एक नया उपनाम दिया था। इन्होंने एक जीन को एक नई संज्ञा दी थी, उसको अपने ध्यान रखना है कि इन्होंने जीन को क्या संज्ञा दी थी? इन्होंने जीन को कारक शब्द की संज्ञा दी। कारक यानी फैक्टर शब्द की संज्ञा दी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1909 में जॉनसन ने, और जॉनसन ने इनको क्या संज्ञा दे दी? कारक शब्द की संज्ञा। तो कारक शब्द की संज्ञा किसको दी गई? जीन को। ठीक है, और किसने दी है? जॉनसन ने। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीन क्या है, तो अपने को ध्यान रखना है कि जीन क्या है? वंशांगति, वंश प्लस गति, यानी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। वंशांगति या आनुवंश की सबसे छोटी इकाई, अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई या वंशांगति की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है जीन। क्या होती है? जीन। अब प्रिय विद्यार्थियों, बात करते हैं कि जीन क्या है। तो अपने ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी लक्षण है, जैसे बालों का रंग, आकार, आकृति या किसी में रोगों की क्षमता किस प्रकार की है, तो प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कोई न कोई जीन पाया जाता है। ठीक है, यानी लंबाई के लिए अलग प्रकार का जीन होगा, बुद्धि के लिए अलग प्रकार का जीन होगा, स्मृति के लिए, याददाश्त के लिए अलग प्रकार का जीन होगा। तो अपने ये कह सकते हैं कि जीन क्या है। तो अपने ये बात कर सकते हैं कि मानव शरीर में प्रत्येक लक्षण को निर्धारित करने के लिए, कोई न कोई कारक जिम्मेदार होता है। यानी क्या है कि मानव शरीर में प्रत्येक लक्षण को निर्धारित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कोई न कोई कारक होता है। उसी कारक को अपने क्या नाम दिया है? जीन है। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहां से एक वर्ड आया लक्षण। अब अनुवांशिकी के अंदर लक्षण को क्या कहा जाता है? ट्रेट्स कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्रेट्स यानी अनुवांशिकी के अंदर लक्षणों को क्या कहा जाता है? ट्रेट्स। ट्रेट्स का हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विशेषक, यानी विशेषता बताने वाला। विशेषता दोनों प्रकार की हो सकती है, जैसे अपने बात करें आकार,
रंग की बात करें, स्मृति की बात करें, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें, तो ये सारे क्या है उसके कैरेक्टर्स हैं। तो उनको जैसे मैंने ये लिखा है कि मानव शरीर में प्रत्येक लक्षण को निर्धारित करने वाला जो कारक होता है वो क्या होता है, जीन होता है। और प्रत्येक लक्षण के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेदार होता है। जैसे आकार के लिए अलग होगा, रंग के लिए अलग होगा, स्मृति के लिए अलग होगा, और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, किसी में रोगों से लड़ने की क्षमता कम पाई जाती है, किसी में ज्यादा पाई जाती है, तो उनके लिए भी क्या होगा, अलग प्रकार से कोई जीन पाया जाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव शरीर में जीन की संख्या की बात करें कि मानव शरीर में प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक कोशिका में लगभग 30,000 जीन पाए जाते हैं। कितने जीन पाए जाते हैं? 30,000 जीन पाए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रत्येक कोशिका में लगभग कितने जीन पाए जाते हैं? 30,000 जीन पाए जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आ गया कि जीन पाए कहाँ जाते हैं? तो जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर। जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और कौन से क्रम के अंदर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं रेखीय क्रम के अंदर, लीनियर अरेंजमेंट के अंदर, रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। तो ये बातें अपने ध्यान रखनी है कि मानव शरीर में प्रत्येक कोशिका में कितने जीन? 30,000 जीन पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर। और कौन से क्रम में पाए जाते हैं? रेखीय क्रम में। अगर कोई बात करें गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो वो की थी स्ट्रासबर्गर, एक वैज्ञानिक था, उसने की थी। और गुणसूत्र का आकार जो होता है वो माला में मोती के समान होता है। तो अपने अभी बात कर रहे थे, तो अपने ये कह सकते हैं कि अगर प्रत्येक कोशिका की बात करें, मानव शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिका की बात करें, तो प्रत्येक कोशिका में अगर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या की बात करें, गुणसूत्र की संख्या, तो अपने कह सकते हैं कितनी होती है? सभी को पता है 46 होती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो 46 गुणसूत्र होते हैं वो किसके बराबर होते हैं कि 46 गुणसूत्र पर कितने जीन पाए जाते हैं? 30,000 जीन पाए जाते हैं। यानी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी। यानी 46 गुणसूत्र के लिए कितने जीन उत्तरदायी होते हैं? 30,000। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जो गुणसूत्र संख्या नंबर 1 की बात करें तो उसके अंदर सर्वाधिक जीन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2,968 जीन पाए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि सबसे अधिक जीन कौन से गुणसूत्र पर पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जीन किस पे पाए जाते हैं? पहले गुणसूत्र पर। गुणसूत्र संख्या नंबर 1 पे कितने पाए जाते हैं? 2,968 जीन पाए जाते हैं। जबकि बात करें सबसे कम, जो वाई गुणसूत्र जो होता है, वाई जो गुणसूत्र होता है उस पर सबसे कम जीन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 231 जीन पाए जाते हैं। 231 जीन सबसे कम जीन पाए जाते हैं वाई गुणसूत्र पर। तो अभी प्रिय विद्यार्थियों अपने बात की कि प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े। ठीक है। अब 46 गुणसूत्रों के लिए कितने जीन उत्तरदायी होते हैं? 30,000। तो अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि गुणसूत्र संख्या नंबर जो 1 है उस पे सर्वाधिक जीन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2,968। और जो वाई गुणसूत्र होता है उस पे सबसे कम जीन पाए जाते हैं 231 जीन। अब चलते हैं अपने आगे। तो अपने बात कर रहे थे कि जीन के बारे में। अब बात करते हैं कि जीन सदैव किस में पाए जाते हैं? जीन सदैव पाए जाते हैं जोड़ों में, यानी पेयर में पाए जाते हैं।
और जोड़े को अपने क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। तो जीन सदैव किस में पाए जाते हैं, जोड़ों में। जोड़ों को, एक जोड़े को अपने क्या कहते हैं, युग्म। और एक युग्म के अंदर सदस्य की बात करें तो 2 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 2 सदस्य। और 2 सदस्यों को सामूहिक अपने क्या कहते हैं, युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्मक यानी गैमेट्स। तो ये बात अपने को ध्यान रखने वाली है कि जीन सदैव किस में पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। और जोड़ों को क्या कहा जाता है, युग्म कहा जाता है। और एक युग्म के अंदर कितने सदस्य होते हैं, 2 सदस्य। और 2 सदस्यों को अपने क्या कहा जाता है, युग्मक कहा जाता है। अब अपने बात करें कि जीन की इकाई की बात करें, जीन की इकाई की बात करें या भाग की बात करें, जीन की इकाई या भाग की बात करें तो मुख्यतः जीन की 3 इकाई है। एक का, पहले का नाम जो है उसको अपने कहते हैं सिस्ट्रोन, और दूसरी होती है रिकोन, और तीसरी होती है म्यूटोन। 3 इकाई है, पहली सिस्ट्रोन, दूसरी रिकोन और तीसरी म्यूटोन। ये जो इकाई होती है इसको कहा जाता है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट यानी क्रियात्मक इकाई। अगर आपसे कोई कहे कि जीन की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है तो आप किसका नाम लेंगे, सिस्ट्रोन। अगर आपसे कोई पूछे रिकोन, तो रिकोन होती है पुनर्योजन इकाई। पुनर्योजन इकाई मतलब, कहने का मतलब ये है कि बाई चांस जीन कहीं से विखंडित हो जाए तो उनको पुनः जोड़ने के लिए जो इकाई है उसको कहते हैं पुनर्योजन इकाई। रिकॉम्बिनेशन यूनिट जो होती है उसको अपने क्या कहते हैं, रिकोन। और तीसरी जो इकाई जो होती है उसको अपने कहते हैं म्यूटोन। तो इसको अपने कहते हैं उत्परिवर्तन इकाई। उत्परिवर्तन इकाई या अपने कह सकते हैं म्यूटेशन यूनिट। जैसे मैंने बताया था कि म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था हॉलैंड का वैज्ञानिक था ह्यूगो डी व्रीज। उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि अचानक किसी डीएनए में परिवर्तन आ जाए, तो डीएनए में चेंज आने के बाद वो अगली पीढ़ी में जाने की क्षमता रखते हो तो उसको अपने क्या कहते हैं, म्यूटेशन। तो जीन की इकाई मैंने 3 बताई है। तो जीन की क्रियात्मक इकाई अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, सिस्ट्रोन। अगर आपसे पुनर्योजन इकाई पूछे तो आप क्या बताएंगे, रिकोन। अगर आपसे पूछे उत्परिवर्तन इकाई अगर पूछे तो आप बताएंगे म्यूटोन। तो ये था अपने जीन के बारे में। अब अपने पढ़ते हैं सेकंड परिभाषा। तो अनुवांशिक शब्दावली के अंदर दूसरी जो परिभाषा है वो है प्रिय विद्यार्थियों युग्म विकल्पी की। युग्म विकल्पी या जिसको अपने इंग्लिश में कहते हैं एलिलोमॉर्फ, या सबसे महत्वपूर्ण इसका वर्ड रहता है एलील। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा कि एलील क्या है, तो अपनी परिभाषा पे चलते हैं। तो पहले अपने परिभाषा पढ़ी जीन की। दूसरी परिभाषा अपने बात करते हैं युग्म विकल्पी। तो युग्म विकल्पी की मैं परिभाषा लिख रहा हूं, समझते हैं। एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले, एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप या रूप कोई अपने क्या नाम दिया, युग्म विकल्पी का। तो प्रिय विद्यार्थियों एक ही लक्षण होना चाहिए और उसको नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत, अलग अलग 2 रूप, यानी एक प्रभावी होगा और एक क्या होगा, अप्रभावी होगा। उसी को अपने क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने लंबाई की बात की। अब लंबाई एक लक्षण है
अब इसको नियंत्रित करने वाले जीन के दो स्वरूप होंगे, एक तो कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो इसको अपने क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी। क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी। इसी प्रकार अपने बात करें गोल व हरे की बात करें, जैसे कैपिटल आर की बात करें और स्मॉल आर की बात करें, ठीक है। तो ये कैपिटल आर एक तरफ और दूसरा उसका विपरीत क्या है, स्मॉल आर। यानी कहने का मतलब है एक ही लक्षण होना चाहिए और उस लक्षण को क्या है, जीन के दो अलग अलग विपर्यासी स्वरूप यानी विपरीत स्वरूप होना चाहिए, जिसमें कैपिटल टी जो होगा वो तो किसको प्रेजेंट करेगा, प्रभावी को, और स्मॉल लेटर जो होगा वो क्या करेगा, अप्रभावी को व्यक्त करता है। तो युग्म विकल्पी का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, यानी एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो अलग अलग रूप, ठीक है, उसी को अपने क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी। यानी एक प्रभावी होगा और एक क्या होगा, अप्रभावी होगा, उसी को अपने क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी। तो युग्म विकल्पी के बाद अपने नेक्स्ट जो परिभाषा है, क्योंकि युग्म विकल्पी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, युग्म विकल्पी के दो प्रकार रहेंगे। युग्म विकल्पी के प्रकार, अभी मैंने क्या कहा, एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी, विपर्यासी का मतलब अलग अलग रूप, भिन्न भिन्न रूप, उसको अपने क्या नाम कहा, क्या नाम दिया, युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, अब दो परिभाषा, 3 नंबर परिभाषा क्या रहेगी, एक इसमें प्रकार रहेगा समयुग्म जी, क्या नाम, समयुग्म जी, होमोजाइगस, और दूसरा रहेगा विषम युग्म जी। टोटल इसमें 21 परिभाषाएं अपने पढ़ेंगे। तो 3 नंबर परिभाषा क्या रहेगी, समयुग्म जी, और 4 नंबर परिभाषा कौन सी रहेगी, विषम युग्म जी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सम का मतलब समान, युग्म का मतलब है जुड़ा, जिसमें दोनों युग्म एक समान हो, यानी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों, यानी जिसमें दोनों युग्म क्या हो, युग्म क्या हो, एक समान हो, एक जैसे हो, उसको अपने क्या कहेंगे, समयुग्म जी। जैसे बात करें अपने कैपिटल टी, तो ये दोनों युग्म समान है, तो इसको अपने क्या कहेंगे, समयुग्म जी। या अपने कहें स्मॉल आर, तो ये दोनों युग्म समान है, जिसको अपने क्या कहेंगे, समयुग्म जी। यानी जिसमें दोनों एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप क्या हो, एक समान हो, या समयुग्म जी आसानी से समझ सकें, जिसमें दोनों युग्म एक समान हो, एक जैसे, उसको अपने क्या कहेंगे, समयुग्म जी। जैसे विषम युग्म जी, जैसे नाम विषम का अर्थ होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग, जिसमें दोनों युग्म क्या हो, अलग अलग हो, युग्म क्या हो, अलग अलग हो, उसको अपने क्या कहेंगे, विषम युग्म जी। जैसे एक तरफ कैपिटल टी की बात करें और दूसरी तरफ क्या करें, स्मॉल टी, तो ये क्या रहेगा, विषम युग्म जी। जैसे दूसरा एग्जांपल बात करें, एक तरफ कैपिटल आर और दूसरी तरफ स्मॉल आर, तो ये क्या है, विषम युग्म जी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी अपने बात की युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का मतलब क्या होता है, एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी या अलग अलग रूप, उसको क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी। अगर एक जैसे हैं तो समयुग्म जी, अगर अलग अलग हैं तो विषम युग्म जी। तो इसी प्रकार से अपने 4 परिभाषाएं पढ़ ली है। अब चलते अपने 5 नंबर परिभाषा पे। तो एक बार बात और, समयुग्म जी और विषम युग्म जी जो शब्द अपने ये कह सकते हैं, समयुग्म जी प्लस विषम युग्म जी, क्योंकि समयुग्म जी का मतलब क्या है, जिसमें दोनों युग्म समान हो, और विषम युग्म जी का मतलब जिसमें दोनों युग्म क्या हो, अलग अलग हो। समयुग्म जी और विषम युग्म शब्द का प्रयोग किया था, वो किया था डब्ल्यू बेटसन ने, डब्ल्यू बेटसन, जो आधुनिक अनुवांशिकी के जनक हैं। तो इसके शब्द का प्रयोग किसने किया था, डब्ल्यू बेटसन ने। तो 4 परिभाषाएं पढ़ ली, अब अपने पढ़ते हैं 5 नंबर परिभाषा। 5 और 6 नंबर परिभाषा पढ़ेंगे अपने, लक्षण प्रूफ और जीन प्रूफ। लक्षण प्रूफ, जिसको अपने इंग्लिश में कहते हैं फिनोटाइप, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और दूसरा है जीन प्रूफ, जीनोटाइप। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि लक्षण प्रूफ और जीन प्रूफ शब्द का जो प्रयोग किया गया था, शब्द का प्रयोग किया था,
किसने, जिसने जीन शब्द का प्रयोग किया था? जॉनसन ने। अब बात करें कि जीनोटाइप यानी जीन प्रूफ, या दूसरी बात करें अपने फिनोटाइप या लक्षण प्रूफ। अब कहने का मतलब दोनों में अंतर क्या है, जीनोटाइप क्या और फिनोटाइप क्या है? इन शब्द का प्रयोग किया था जॉनसन ने। फिनोटाइप का मतलब देखिए, पहले फिनोटाइप का मतलब समझे। फिनोटाइप का मतलब होता है कोई भी जीव है, किसी भी जीव का या पौधे का बाहरी आकार की लक्षण या आकृति का अध्ययन करना, आकृति का अध्ययन, वो किस में अपने बात करेंगे? लक्षण प्रूफ की बात करेंगे। मतलब क्या है, कहने का भावार्थ ये है कि कोई भी जीव है वो आपको दिखने में कैसा दिखाई दे रहा है, यानी बाहर की स्ट्रक्चर कैसे है, यानी उसकी आंखों का रंग क्या है, बालों का रंग क्या है, नाक की आकृति किस प्रकार की है, कानों की आकृति किस प्रकार से है, हाथ कैसे हैं, यानी जो बाहर जो अपने को दिखाई दे रहे हैं, जो लक्षण उनको अपने को बाहर से दिखाई दे रहे हैं, तो वो करेक्टर सारे किस में आएंगे? लक्षण प्रूफ। यानी कहने का मतलब फिनोटाइप के अंदर, यानी कोई भी जीव है वो दिखने में कैसे दिखाई दे रहा है, अगर उसकी बाह्य संरचना का अपने अध्ययन करें तो वो किसके अंदर अपने बात करेंगे? लक्षण प्रूफ की। अगर यही बात अपने बात करें, अगर आंतरिक जीनी संरचना की बात करें, यानी कोई भी जीव है उसकी आंतरिक जीनीय संरचना, आंतरिक जीनीय संरचना का अध्ययन करें कि उसके शरीर के अंदर, क्योंकि अपने को पता है प्रत्येक लक्षण के लिए कोई ना कोई जीन उत्तरदायी है, तो अपने बाहर जो है कि व्यक्ति किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको अपने देख सकते हैं, परंतु जो जीन की आंतरिक संरचना है या जीनोटाइप जो है उसको अपने देख नहीं सकते, क्योंकि अब देखो प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग लक्षण है, ठीक है। जैसे जीन की आंतरिक संरचना किस प्रकार है, क्योंकि प्रत्येक लक्षण के लिए अलग अलग प्रकार के जीन पाए जाते हैं, तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर के अंदर किस लक्षण के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है तो वो अपने देख नहीं सकते। अगर बाह्य कारकी का अध्ययन करें, बाहर से दिखने में कैसा है, तो वो तो होगा लक्षण प्रूफ। अगर अपने आंतरिक जीनीय संरचना का अध्ययन करें तो वो उसका क्या होगा? जीनोटाइप। अब कहने का मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, अपने किसी भी व्यक्ति की बात करें, अगर उस व्यक्ति का लक्षण प्रूफ, अगर लक्षण प्रूफ समान हो, समझने वाली बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति का लक्षण प्रूफ समान हो तो जरूरी नहीं है कि उसका जीन प्रूफ भी समान हो, जरूरी नहीं है कि उसका जीन प्रूफ समान हो। ये चीज अपने को समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है दिखने में एक जैसा हो, जैसे मान लीजिए अपने एग्जाम्पल की बात करें ट्विंस की, यानी जुड़वा जो संतान है, हो सकता है कि दिखने में एक जैसे हो, परंतु ये नहीं है कि उनकी जो कार्य पद्धति है, जैसे आंतरिक जीन है, आंतरिक जीनीय संरचना है, प्रत्येक जीन अलग अलग, जैसे प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग जीन पाए जाते हैं, तो ऐसे नहीं है कि उनकी जीनीय संरचना भी क्या है? एक जैसी हो, ये संभव नहीं है। तो मैंने क्या कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का लक्षण प्रूफ समान हो तो जीन प्रूफ समान हो, ये संभव नहीं है। परंतु अगर किसी व्यक्ति का जीन प्रूफ समान है, अगर किसी व्यक्ति का जीन प्रूफ समान है, जीन की आंतरिक संरचना अगर समान है, तो उसका लक्षण प्रूफ भी समान होगा, तो लक्षण प्रूफ भी क्या होगा? समान होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट लक्षण प्रूफ और जीन प्रूफ। तो प्रिय विद्यार्थियों, 5 और 6 नंबर परिभाषा क्या है? लक्षण प्रूफ इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिनोटाइप। और जीन प्रूफ को अपने क्या कहते हैं? जीनोटाइप। शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन की, कोई भी जीव है उसकी आंतरिक जीनीय संरचना का अध्ययन करना, और बाह्य कारकी का अध्ययन करना, वो क्या रहेगा? फिनोटाइप। ठीक है। फिर मैंने ये बताया कि कोई भी जीव का अगर लक्षण प्रूफ समान है, अगर दिखने में एक जैसा है, तो उसकी आंतरिक संरचना समान नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि उसकी आंतरिक संरचना भी समान हो, परंतु अगर जीनीय संरचना अगर समान है तो उसका लक्षण प्रूफ समान होगा, ये जरूरी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो अब अपने 4 परिभाषाएं एक साथ पढ़ते हैं, 7, 8, 9 और 10। ठीक है।
तो ये है संकरण। जैसे बात करें एक संकर संकरण, 7 नंबर परिभाषा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा इसमें हो जाएगा द्विसंकर संकरण, 8 नंबर परिभाषा। और 9 नंबर त्रिसंकर संकरण। और 4 नंबर इसमें हो जाएगा बहुसंकर संकरण। यानी 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर मोनो हाइब्रिड क्रॉस या मोनो हाइब्रिडाइजेशन, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड या मल्टीपल क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन। अब प्रिय विद्यार्थियों अपने बात करते हैं संकरण की। संकरण क्या होता है? अगर बात करें संकरण की, संकरण का मतलब क्या होता है? दो भिन्न भिन्न जीव होने चाहिए। यानी अपने ये कह सकते हैं कि कोई भी जाति है, उसके अगर अपने दो अलग अलग सदस्य ले लिए, जैसे एक तरफ अपने नर ले लिया और एक तरफ मादा, कहने का मतलब है कि अपने ये कह सकते हैं संकरण का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी जीव के जो अच्छे अच्छे गुण है वो एक ही जाति के सदस्यों के अंदर डालना। जैसे अपने संकरण करवाने का मतलब मेन पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि जैसे भिन्न भिन्न जाति के जैसे उसमें अच्छे अच्छे गुण हैं, वो क्या है कि एक ही जाति के सदस्य के बीच में अगर अपने को प्रवेश करवाना चाहते हैं तो वो क्या कहलाएगा? संकरण करवाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने बात कहें कि जैसे आपने एक प्रजाति सुनी खच्चर की, तो खच्चर जो एग्जाम्पल है वो किसका है? संकरण का एग्जाम्पल है। क्योंकि ये किसके संकरण से हुआ है? क्योंकि नर तो क्या था? घोड़ा था, और मादा यानी फीमेल जो डंकी थी उसकी बात करें, जब इनके बीच में संकरण करवाया, क्योंकि घोड़ा जो होता है काफी एक्टिव होता है, ठीक है, क्रियाशील होता है, जबकि मादा जो होती है, अगर गधे की बात करें या गधे की बात करें, मादा जो फीमेल जो डंकी जो होती है वो क्या होती है तो परंतु आलसी है, परंतु बोझा ढोने में क्या है काफी सहनशीलता होती है। तो कहने का मतलब इन दोनों का जब आपस में क्रॉस करवाया गया, जब इन दोनों का जो आपस में क्रॉस करवाया गया तो इसके अंदर कौन सी प्रजाति का निर्माण किया गया? खच्चर का निर्माण किया गया था। तो ये क्या होता है? इसको अपने क्या कहते हैं? संकरण, ठीक है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स का अभाव होता है। इसके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं, लैंगिक ऑर्गन जो होते हैं, वो इनके अंदर क्या अभाव होते हैं, तो ये जनन की क्षमता नहीं कर पाते, तो ये अपनी पीढ़ी को नहीं बढ़ा पाते। तो प्रिय विद्यार्थियों संकरण का मतलब क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न जाति के सदस्य होने चाहिए और अच्छे अच्छे गुणों को एक ही जाति के सदस्यों के बीच में अपने डालना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। तो अब इसी प्रकार से अपने बात करें एक संकर संकरण। संकर का मतलब होता है जोड़ी, तो नाम से पता चल रहा है एक संकरण का मतलब होता है जब एक ही जोड़ी के विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत लक्षणों के मध्य अगर क्रॉस करवाया जाए, जब एक ही जोड़ी के विपर्यासी का मतलब अलग लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो उसको अपने क्या कहेंगे? एक संकर संकरण। यानी एक का मतलब एक, संकर का मतलब है जोड़ी, यानी एक ही जोड़ी के मध्य क्रॉस एक संकर संकरण, जब दो जोड़ी के मध्य क्रॉस हो द्विसंकर संकरण, जब तीन जोड़ी के मध्य क्रॉस हो तो त्रिसंकर संकरण, जब दो या दो से अधिक जोड़ियों के मध्य आपस में क्रॉस करवाया जाए तब उसको अपने क्या कहेंगे? बहुसंकर संकरण। तो प्रिय विद्यार्थियों इसी प्रकार से अपने क्या कितनी परिभाषाएं पढ़ ली? 10 परिभाषाएं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 11, 12 और 13 नंबर परिभाषा अपने साथ में पढ़ते हैं। देखो इसमें आती है, पहली आती है जनक पीढ़ी, उसके बाद आती है F1 पीढ़ी, उसके बाद आती है F2 पीढ़ी। 11 नंबर परिभाषा, 12 नंबर परिभाषा और 13 नंबर परिभाषा। अब जनक पीढ़ी क्या है? F1 पीढ़ी क्या है? जनक पीढ़ी को अपने कहते हैं P1 पीढ़ी। जनक पीढ़ी का जनक का मतलब क्या होता है? माता पिता। यानी माता पिता का मतलब क्या है कि जब ये संतान या संति प्राप्त करने के लिए जिनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है,
ठीक है, संतान या संतति प्राप्त करने के लिए जिनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है उनसे प्राप्त पीढ़ी कौन सी होगी? P1 पीढ़ी। यानी जैसे अपने केस जनक पीढ़ी का मतलब होता है माता पिता। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे संतान या संतति प्राप्त करने के लिए या नए पादप का निर्माण करने के लिए जिनका आपस में क्रॉस करवाया जाएगा तो वो पीढ़ी क्या कहलाएगी? जनक पीढ़ी, जिसको अपने P1 से प्रेजेंट करेंगे। अब क्या है कि जनक के संकरण से अपने ये कह सकते हैं जनक पीढ़ी तो प्राप्त होगी। अब जनक के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी, जनक के संकरण से प्राप्त जो पहली जो पीढ़ी होगी, प्रथम पीढ़ी जो होगी, वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? F1 पीढ़ी। जैसे मान लीजिए कि जब अपने लंबे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, ये कौन सी होगी? जनक पीढ़ी, क्योंकि संतान प्राप्त करने के लिए इन दोनों का क्रॉस करवाया। ठीक है, तो ये पीढ़ी होगी जनक। अब इनके संकरण से, इनके क्रॉस से जो प्रथम पीढ़ी जो प्राप्त होगी उसको अपने क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी। तो संतान प्राप्त करने के लिए जिनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है उनसे प्राप्त पीढ़ी तो क्या होगी? P1 पीढ़ी। और जनक के संकरण से, जनक के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी जो होगी वो होगी F1 पीढ़ी। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जब F1 पीढ़ी प्राप्त होने के बाद जब सब परागण की आपस में क्रिया करवाई जाती है, ठीक है, सब परागण की जब आपस में क्रिया करवाई जाती है तो जनक के संकरण से जो प्राप्त जो सेकंड पीढ़ी जो होती है, द्वितीय पीढ़ी, इनके संकरण से क्या है कि जब द्वितीय पीढ़ी जो प्राप्त होगी उसी को अपने क्या नाम देंगे? F2 पीढ़ी। तो प्रिय विद्यार्थियों, 11, 12 और 13 नंबर पहली परिभाषा है जनक पीढ़ी, यानी संतान प्राप्त करने के लिए जिनका आपस में संकरण करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, उनको आपस में क्या कहेंगे? जनक पीढ़ी, जिसको P1 से दर्शाया जाता है। और जनक के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी, और जनक के संकरण से प्राप्त द्वितीय पीढ़ी F2 पीढ़ी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब अपने बात करते हैं 14 और 15 नंबर, प्रभावी लक्षण, डोमिनेट कैरेक्टर्स, और एक होता है अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं और अपना प्रभाव डालते हैं, जो अपना प्रभाव दिखाते हैं उसको अपने क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। जैसे बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करें, इसमें हमेशा जो कैपिटल लेटर जो होगा इंग्लिश का, बड़ा अक्षर जो होगा वो हमेशा प्रभावी लक्षण को प्रेजेंट करेगा, और जो स्मॉल लेटर है वो किसको प्रेजेंट करेगा? अप्रभावी को। तो कहने का मतलब जो अप्रभावी लक्षण है वो अपना गुण प्रकट नहीं कर पाता। यानी अपने ये कह सकते हैं ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तथा अपना प्रभाव डालते हैं वो क्या कहलाएगा? प्रभावी लक्षण। तो जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, एक तरफ कौन सा पौधा है? लंबा है, और एक तरफ क्या है? बोना है। तो इसमें लंबा जो पौधा है वो बोने पौधे पर प्रभावी रहेगा, इसका जो गुण है वो प्रदर्शित नहीं होगा। ठीक है, तो अपने को पता है मेंडल ने ये भी कहा था कि प्रत्येक जीव के लिए प्रभाविता का होना जरूरी है, क्योंकि आज के वर्तमान के दौर में प्रभाविता जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो कहने का मतलब प्रभावी लक्षण का मतलब यही है कि जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं और अपना प्रभाव डालते हैं उसी को अपने क्या कहेंगे? प्रभावी लक्षण। अप्रभावी का मतलब ये होता है ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं परंतु अपना प्रभाव किसी कारणवश वो छुपा लेते हैं। कारणवश क्या है? छुपा लेते हैं या प्रभाव डाल नहीं पाते, उन्हीं को अपने क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण। जैसे स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी, तो ये क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल ड्रीम एज्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलें, ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके अलावा आप हमें अन्य सोशल ऐप्स टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।